Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से इन द यूपीएससी प्रीलिम्स उन सभी को डिस्कस करते हैं हम इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न एज। तो अभी तक हमने इन तीन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, विच आर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यंस एंड वैदिक पीरियड। और आज हम प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न एज डिस्कस करेंगे। तो प्री मॉडर्न एज जो है उसमें मॉडर्न से पहले इंडिया की जो भी कंडीशन थी, कौन कौन से किंग्स थे, कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था, तो उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम पूरी मॉडर्न एज जो है, कौन कौन से रूलर्स हैं, उनकी सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट 23 ईयर्स में इस टॉपिक से जो है 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while watching this lecture as well as when you read this topic from books. But before starting, let me tell you that current affairs are also a very important part for especially for UPSC prelims, and we provide you a lot of free initiatives for that. और उस सब को रिवाइज करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जो कि हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी, विच हैड 10 फुल लेंथ टेस्ट मीन्स 1000 MCQs। और इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते थे, एज वेल एज प्रिंटेबल भी था। और इस क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस टेस्ट सीरीज बैच 1। सो वी हैव स्टार्टेड अ बैच 2 ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सेम डाउनलोडेबल भी होगा, प्रिंटेबल भी। और इससे भी आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड एज दिस बैच 2 हैज 5 फुल लेंथ टेस्ट, दैट्स वाई इट्स कॉस्ट 749 only. And for more details about the test series, you can click on the link given in the description box. And those who are having a problem in downloading the PDF, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है कि आपको पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करनी है। आप सब लोग उसको देख सकते हैं और उससे आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम प्री मॉडर्न एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्री मॉडर्न एज जो है कौन सी एज थी, कौन सा टाइम था, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। सो 6th सेंचुरी BC जो है, तब से जो है आयरन का यूज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, स्पेशली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार वाला जो एरिया है। तो ये जब आयरन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उससे इन जो ये स्टेट्स थे, ये जो टेरिटरीज थी, इनकी कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव आया। एंड बिकॉज ऑफ आयरन वेपन्स द वॉरियर क्लास नाउ प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि महाजनपद के बारे में। तो जो बुद्धा की एज थी, हम जानते हैं 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पर जो है इंडिया में, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इट हैड 16 लार्ज स्टेट विच वर कॉल्ड महाजनपद। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये चीज कि 16 महाजनपद थे, और उसमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल जो था, उसे हम काशी को माना जाता है। सो बिगिनिंग में काशी सबसे पावरफुल महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे इट सबमिटेड इट्स पावर टू द पावर ऑफ कौशल। तो कौशल में बाद में धीरे धीरे जो कौशल जो स्टेट था, उसने ओवर पावर कर लिया था काशी को। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन दीज स्टेट्स फॉर सुप्रीमेसी। तो 6th सेंचुरी BC से जो भी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो इन सारे महाजनपद जो 16 गिवन है, इनके बीच सुप्रीमेसी को लेकर जो भी स्ट्रगल थी उसके बारे में है। और धीरे धीरे हमें लास्ट तक ये होता है कि अल्टीमेटली जो मगध की किंगडम थी, दैट इमर्ज्ड एज अ मोस्ट पावरफुल एंड सक्सीडेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर। तो यहाँ पर हमारे पास मैप गिवन है, ये एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसमें ये वाला मैप गिवन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है ये। यहाँ पर सारे महाजनपद की क्या क्या लोकेशन थी, एज वेल एज उनकी क्या क्या कैपिटल्स थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साथ में कैपिटल्स कौन कौन सी थी, इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है महाजनपद वाले टॉपिक से।
सो यहाँ पर मैंने जितने भी 16 महाजनपद हैं उनकी सारी कैपिटल्स को एक जगह कंपाइल कर दिया है सो दैट आपके रिवीजन के लिए वो इजी रहे। यहाँ पर सारे 16 महाजनपद हैं और उनके सामने उनकी कैपिटल्स मेंशन्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जैसे पांचाल स्टेट है वहाँ पर 2 कैपिटल्स मेंशन्ड हैं, अहिछत्र एंड काम्पिल्य। तो जो वेस्ट पांचाल था उसकी कैपिटल थी अहिछत्र और जो ईस्ट पांचाल था उसकी कैपिटल थी काम्पिल्य। उसी तरीके से अवंती स्टेट भी, जो नॉर्थ अवंती था उसकी कैपिटल थी उज्जैन और साउथ अवंती की कैपिटल थी माहेश्मती। तो ये यहाँ पर ये 2 जो गिवन है इनकी 2 कैपिटल्स थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी स्टेट्स की कैपिटल्स यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो मगध है दैट इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। सो अब हम डिस्कस करेंगे मगध के बारे में। सो दैट केम इनटू द प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार। तो बिंबिसार से जो है मगध की जो प्रोमिनेंस है, सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो थे वो थे बिंबिसार एंड ही बिलोंग टू द हरियंका डायनेस्टी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बिंबिसार जो थे ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अग्रेशन, यानी और जो स्टेट्स हैं उनको भी अपने स्टेट्स में मिलाना है, उन पर भी अटैक करके कॉन्क्वेस्ट करना है। तो ये वाली जो पॉलिसी है ये बिंबिसार ने स्टार्ट की थी और ये एंड कब हुई? विद द कलिंगा वॉर ऑफ अशोका। उसके बाद जो है इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। कलिंगा वॉर जो थी वो कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन की पॉलिसी वहां पर जाकर एंड होती है। सो बिंबिसार की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट जो थी उनके रूल करने की वो ये थी, ही स्ट्रेंथन्ड his position by marriage alliances। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी he was the daughter of the king of Kaushal and she was the sister of प्रसेनजीत। साथ में जो उनकी सेकेंड वाइफ थी she was a लिच्छवी princess from वैशाली and he gave birth to अजात शत्रु। तो जो बिंबिसार का जो सक्सेसर था he was अजात शत्रु और उसको बर्थ किसने दिया था? सेकेंड वाइफ ऑफ बिंबिसार ने, she was लिच्छवी प्रिंसेस। उसके बाद जो थर्ड वाइफ थी she was the daughter of the chief of मद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एरिया से उसने शादी की थी, तो उन स्टेट से उसके गुड रिलेशन थे। तो मैरिज अलायंसेस से इसने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया था। और मगध की जो कैपिटल थी दैट इज जो अर्लीस्ट कैपिटल थी दैट वाज राजगीर, जिसे गिरिवराज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी थी कि इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स और जो भी इसकी ओपनिंग्स थी उनको भी स्टोन वॉल से कवर कर दिया गया था। तो राजगीर में जो एंटर करना इम्पॉसिबल था, इसी वजह से जो मगध है वन ऑफ द रीजन इज दिस कि मगध जो है वो प्रोमिनेंस किस लिए बना? क्योंकि जो उसकी कैपिटल थी दैट वाज इम्प्रैग्नेबल। ऑलराइट, and then Bimbisar was succeeded by his son Ajatashatru and Ajatashatru was succeeded by उदायीन। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं शुरू के। सो उदायीन जो है जो हरियंका डायनेस्टी है दैट एंडेड, उदायीन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय द डायनेस्टी ऑफ शिशुनाग्स। तो शिशुनाग डायनेस्टी आई थी हरियंका डायनेस्टी के बाद। सो शिशुनाग डायनेस्टी की स्पेशलिटी ये है कि दे टेम्परली शिफ्ट द कैपिटल टू वैशाली। तो उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो राजगृह से वैशाली शिफ्ट कर ली थी। एंड देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। तो अवंती और मगध जो स्टेट थे इन दोनों के बीच जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल चलता रहता था, लेकिन जो स्पेशली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल था वो अवंती और मगध के बीच था। तो इन्होंने जो है अवंती को डिस्ट्रक्ट कर दिया था शिशुनाग डायनेस्टी ने, और यहीं से जो राइवलरी थी अवंती और मगध के बीच में दैट एंडेड बाय द शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग्स के बाद जिस डायनेस्टी ने सक्सीड किया दैट वर नंदा डायनेस्टी एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगध। और ऐसा माना जाता है कि दे वर सो पावरफुल कि अलेक्जेंडर ने जो अटैक किया था इंडिया में पंजाब में, तो अलेक्जेंडर डिड नॉट डेयर टू मूव ईस्ट बिकॉज ऑफ दी नंदा डायनेस्टी। तो जिस टाइम पर इंडिया में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उस टाइम पर कौन सी डायनेस्टी थी? इट वाज दी नंदा डायनेस्टी। और जो फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के ही वाज महापद्मानंद एंड ही वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी दी एकारत, मीन्स द सोल सॉवरेन who destroyed all the other ruling princes. And the later जो लास्ट के जो नंदास थे they were so weak and unpopular और उनका रूल एंड
हुआ और उसके बाद कौन आया हम सब जानते हैं, उसके बाद मौर्यंस आए इंडिया में, मौर्यन डायनेस्टी ने टुक ओवर किया आफ्टर दी नंदा डायनेस्टी। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट प्री मॉडर्न एज। जो जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन एनसीईआरटीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटीज में जो जो चीज़ें मेंशन हैं वो भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न एज पे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। So this question came in the prelims of 2005 and the question is who among the following was not a contemporary of the other three? So हमारे पास options हैं बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एंड प्रसन्नजीत। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा कहीं भी एक बुक में आपको कहीं भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुक में इंफॉर्मेशन होती है उससे आप इजीली डिड्यूस कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत होती है। तो अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, हमने वहां पर बिम्बिसार के बारे में पढ़ा था और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। सो बिम्बिसार और गौतम बुद्ध जो है कंटेम्प्रेरी थे। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जो बिम्बिसार की जो फर्स्ट वाइफ थी, शी वॉज द सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। तो जो प्रसन्नजीत है, ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ बिम्बिसार। तो बिम्बिसार, गौतम बुद्ध एंड प्रसन्नजीत, ये तीनों जो है एक टाइम में प्रिवेल करते थे, एक टाइम में प्रेजेंस थी इनकी। These three were all contemporaries of each other। लेकिन तो हमने हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज मिलिंद। सो मिलिंद वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ दीज थ्री। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर किसी भी बुक में मेंशन नहीं है। देन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गांधार, कंबोज, काशी एंड मगध। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान देनी है कि इसमें इनिशियली 6th सेंचुरी बीसी का पूछा है, क्योंकि बाद में 6th सेंचुरी बीसी के बाद धीरे धीरे जो है मगध सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज और सबसे पावरफुल सिटी था, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनिशियली इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो उस टाइम पर सबसे पावरफुल सिटी कौन सा था, दैट वाज काशी। ये मैंने आपको बताया भी था। सो सी इज द आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक जो कीवर्ड होता है उस पर आपको ध्यान देना है कि इसमें इनिशियली 6th सेंचुरी बीसी का पूछा गया है। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1997 और इस क्वेश्चन में जो है 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद का मैप गिवन है एंड वी हैव टू मार्क कि ये ABCD इनमें से कौन से महाजनपद हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मैप दिखाया था 16 महाजनपद का और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो वहीं पर उसी स्लाइड पे आपको वीडियो पॉज करनी है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना है कि किस महाजनपद की कहाँ पर लोकेशन है। ऑलराइट, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। सो जैसा कि हमने मैप देखा हुआ है, तो ए वाला जो पार्ट है दैट इज मत्स्य एंड बी जो है दैट इज अवंती, सी इज वत्सा एंड डी इज अंगा स्टेट। तो इस तरीके से इन चारों स्टेट्स का जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है दैट मैच टू सी। सो सी इज द आंसर हेयर। तो इस तरीके से आपको देखना है, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने मैप को बहुत ही केयरफुली स्टडी किया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in the prelims of 2000 and the question is which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं नंदा, मौर्य, शुंगा एंड कानवा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था पंजाब के ऊपर, उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी दैट वाज नंदा डायनेस्टी एंड दे वर सो स्ट्रॉन्ग कि अलेक्जेंडर जो है उसकी वजह से इंडिया में ईस्ट की तरफ जो है मूव नहीं कर पाया था, क्योंकि नंदा डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नंदा डायनेस्टी। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द प्री मॉडर्न एज पर जो भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट 23 ईयर्स में। अब हम देखेंगे मॉडर्न एज के बारे में।
सो मौर्यन एज, मौर्यन रूल जो है वो उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट leader as well as ruler of Mauryan dynasty, and he liberated northwestern India from the thraldom of Seleucus. Eventually peace was concluded between both of them, और उसी की वजह से elephants के return में जो Seleucus थे he gave चंद्रगुप्त मौर्य द रीजन्स ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द इंदस। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंदस का जो वेस्ट का एरिया था उस पर भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था। तो आप उससे जान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट एम्पायर था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य यूज टू रूल, विच इंक्लूडेड बिहार एंड गुड पोर्शंस ऑफ ओडिशा एंड बंगाल एंड ऑल्सो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो इन द डेक्कन। तो बहुत ही वास्ट एम्पायर था अंडर दी चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओरिजिन है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। सम सेज की एक मूरा करके एक लो कास्ट थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करते हैं। सम सेज की एक क्षत्रिय कास्ट थी मौर्य, उससे चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करते हैं। तो उसके ओरिजिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। Then Chandragupta Maurya was succeeded by Bindusar, whose reign is important for continued links with the Greek princes. तो बिंदुसार के रेन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ही कंटिन्यूड लिंक्स विद द ग्रीक प्रिंसेस, और मौर्य रूलर्स के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर जो थे वो थे बिंदुसार के सन अशोक। सो अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एज। तो अब हम सबसे पढ़ेंगे अशोका के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूपीएससी में दोज आर ऑल रिलेटेड टू अशोका। So he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. तो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो मेथड यूज किया वो किया इंस्क्रिप्शंस का। तो इससे आप देख सकते हैं कि अशोका और जो कॉमन पीपल थे उनके एम्पायर में दे वर ऑल वेरी कनेक्टेड through inscriptions, and most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर inscriptions जो है प्राकृत में लिखे गए हैं एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ करके लिखे गए हैं। सो अब हम जानेंगे अशोकन inscriptions के बारे में। सो टोटल 39 inscriptions हैं विच इंक्लूड मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड दी माइनर पिलर एडिक्ट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अशोका का नाम है वो सिर्फ कुछ ही एडिक्ट्स में मेंशन्ड है। इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट 1 दैट इज फाउंड इन 3 प्लेसेस इन कर्नाटका एंड एट 1 इन मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी जगह पर कौन सा नाम मेंशन्ड है वो है देवनाम पियादसी विच मीन्स डियर टू गॉड। तो अशोक का ही नाम था देवनाम पियादसी जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, लेकिन अशोक का नाम सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 जगह पे कर्नाटका में और 1 जगह मध्य प्रदेश में मेंशन्ड है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है दैट आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर कंपोज्ड इन प्राकृत एंड दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर अरामिक लैंग्वेज को यूज़ किया गया है एंड दैट इज रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको सोर्सेज वाले लेक्चर में भी दी थी, तो अगेन ये आपको ध्यान रखना है। और अफगानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं दे वर रिटन इन बोथ अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है अशोका इंस्क्रिप्शन जिसमें कि कलिंग वॉर को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसमें धम्म का जो मैसेज है, धम्म का जो उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टार्ट किया था उसके बारे में भी इसी इंस्क्रिप्शन में मैंशन्ड है। तो अब मैंने आपको जो भी पिलर एडिक्ट्स हैं, यहाँ पर पिलर एडिक्ट 7 पिलर एडिक्ट्स थे, तो उसमें क्या क्या मेन उनकी थीम क्या है, क्या क्या मेंशन्ड है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है तो वो मैंने आपके लिए एक जगह पर कंपाइल कर दिया है सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज दैट। तो यहीं पर आपको वीडियो पॉज करनी है और पढ़ना है कि इन सारे पिलर एडिक्ट्स में क्या क्या मेंशन था एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। तो मेजर हर रॉक एडिक्ट की थीम क्या थी, उसमें स्पेशली क्या मेंशन था, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। इसको भी आपको मेमोराइज करना है। यू हैव टू रिवाइज बार बार, तभी आपको ये याद होंगे।
ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है, यहीं पे आपको वीडियो पॉज करके इनको याद करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम जानेंगे कि अशोका के टाइम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉर थी, दैट इज कलिंगा वॉर। सो आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, Ashoka fought only one major war, which was Kalinga War, and according to him, 10,000 people were killed in this war, or I think 1 lakh, some jagah, some places has mentioned that it is 1 lakh people were killed in this war, and several lakhs perished, and 1,50,000 were taken as prisoners. तो बहुत ज़्यादा मैसेकर और बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था इस वॉर में, और इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से जो ब्राह्मण प्रीस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको भी बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस करनी पड़ी थी। और ये सब जब अशोक ने जाना, अशोक किंग ने, देन ही रियलाइज्ड, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इसी की वजह से जब उन्होंने देखा कि इतने लार्ज स्केल पे जो है मैसेकर हुआ है, वायलेंस हुआ है, और उससे सभी लोगों को जो है सफरिंग हुई है, तो इसीलिए उन्होंने अब जो फिजिकल ऑक्यूपेशन की जो पॉलिसी थी उसको अबैंडन कर दिया, और उसकी जगह उन्होंने पॉलिसी ऑफ कल्चरल कंक्वेस्ट को अडॉप्ट कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो भेरी घोष, तो भेरी घोष किसको बोला जाता था? फिजिकल ऑक्यूपेशन को, यानी वो दूसरे स्टेट्स पे अटैक करते थे और उसको अपने स्टेट में मिला लेते थे एम्पायर को बड़ा करने के लिए। तो भेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष। तो धम्म घोष का उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया था, यानी अब उनको फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करना था, ही वॉन्ट्स टू डू कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ओवर दी अदर पीपल। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे। ही टुक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन एंड एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, जो कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कंसेप्ट था। और उन्होंने जो है एम्बेसडर्स भी भेजे थे, पीस एम्बेसडर्स टू द ग्रीक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया एंड ग्रीस। और बाद में अशोक वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ द कलिंग वॉर। और ये भी माना जाता है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी दैट वाज हेल्ड बाय अशोका, और अशोका ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी मिशनरीज को सेंड किया था बुद्धिज्म को और धम्म को स्प्रेड करने के लिए। एंड दोज मिशनरीज वर सेंट टू साउथ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा एंड अदर कंट्रीज। सो धम्म, अशोक का जो धम्म का कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा हमने अभी इस स्लाइड में भी डिस्कस किया है, तो अब हम वो जानेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है। सो अशोका एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप, यानी वो जितने भी उनके सब्जेक्ट्स थे, जितने भी लोग उनके एम्पायर में रहते थे, ही यूज्ड टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज चिल्ड्रन एंड बिलीव कि वो किंग की ड्यूटी होती है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। और उन्होंने साथ में लोगों से ये भी बोला कि यू हैव टू अवॉइड एनिमल स्लॉटर, सेक्रीफाइस, और उन्होंने ये भी बोला कि ह्यूमन ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें टुवर्ड्स द एनिमल सर्वेंट्स एंड प्रिजनर्स। और उन्होंने सारे रिलीजन में जो है टॉलरेंस को भी एडवोकेट किया, यानी हमें रिलीजन के लिए जो है रिजिड नहीं होना, हमें जो है ह्यूमन वेलफेयर और एनिमल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और रिलीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो अशोक धम्म के नाम से जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न एज के टाइम पर कैसा स्टेट कंट्रोल था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी पूछती है। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज स्टेट कंट्रोल। तो ऐसा माना जाता है, और ये कौटिल्य ने भी बोला था, कि किंग्स वर गाइडेड बाय द लॉज लेड डाउन इन द धर्म शास्त्रास एंड बाय द कस्टम्स प्रेवलेंट इन द कंट्री। उसके साथ साथ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का जो असर्शन था वो भी था मॉडर्न एज में, and that was a natural culmination of the policy of military conquest adopted by the policy of मगध। तो जो मगध जो स्टेट था वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो और स्टेट्स पर अटैक करते रहते थे अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए। तो ये जो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देखने को मिलता है मॉडर्न एज में। और बहुत सारे जो उनकी पूरा एम्पायर था बहुत बड़ा था, और उसको मेंटेन करने के लिए दे नीडेड अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी। तो हमें पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ही इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्पियनाज भी था उनके पास, यानी स्पाई सिस्टम भी था। और किंग को असिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज भी थी, क्योंकि किंग जो है इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन नहीं कर सकता था। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास पर्सनैलिटीज़ जो थी, फंक्शनरीज जो थी। तो फर्स्ट वाज मिनिस्टर्स। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिनको मंत्री बोला गया है। देन हाई प्रीस्ट विच वर कॉल्ड एज पुरोहित, कमांडर इन चीफ विच वॉज कॉल्ड एज सेनापति, एंड क्राउन प्रिंस दैट इज युवराज। और मोस्ट ऑफ द फंक्शनरीज जो थी दे वर पेड इन कैश। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न एज जो थी
उनको कैश में पे किया जाता था, मतलब जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी दैट वाज स्टेबल एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रेगुलेशन के बारे में। तो पूरे स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जो है 27 सुपरिटेंडेंट्स को अपॉइंट किया था विच वर नोन एज अध्यक्षास। एंड स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज रेगुलेटेड वाटर सप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था मॉडर्न एज का, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन भी प्रोवाइड करते थे, रेगुलर वाटर सप्लाई वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सोशल डेवलपमेंट हुआ था मौर्य पीरियड में कि इसमें जो स्लेव्स का एम्प्लॉयमेंट किया जाने लगा फॉर द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। यानी इससे पहले जो भी स्लेव्स का यूज़ किया जाता था लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता था, डोमेस्टिक वर्क के लिए किया जाता था, लेकिन मॉडर्न पीरियड में जो है स्लेव्स को जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाने लगा। एंड शूद्रास जो थे दैट वर रिगार्डेड एज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द 3 हायर वर्णास। तो जो 3 हायर वर्णास थे विच वर ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, तो उन तीनों के जो है उनकी प्रॉपर्टी माना जाता था शूद्र को। तो एंड दे वर कंपेल्ड टू सर्व देम एज स्लेव्स, आर्टिसंस, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो शूद्रास जो थे वो एज अ स्लेव वर्क करते थे फॉर दीज 3 हायर वर्णास इन द फील्ड ऑफ आर्टिसंस, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो स्टोन पिलर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया जिन पर अशोका ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, तो वो स्टोन पिलर्स बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनिंग नेचर के थे। एंड ईच पिलर इज मेड ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पिलर था दैट वर मेड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ कलर्ड सैंडस्टोन, और उसके ऊपर फिर एक कैपिटल होती थी विच वॉज ब्यूटिफुल पीस ऑफ स्कल्पचर इन द फॉर्म ऑफ लायन और बुल, एंड दैट वाज जॉइंड विद द पिलर्स ऑन टॉप। तो ये आपको ध्यान रखनी है, पिलर होता था उसके ऊपर एक कैपिटल होती थी, वो स्कल्पचर होता था लायन का या फिर बुल का। एंड द मौर्य आर्टिसंस ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हीविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स, जिसमें कि मॉन्क्स रहते थे। तो जो बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मॉडर्न एज के ऊपर, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको रहने के लिए भी जो है जगह बना दी थी। तो केव्स को काट काट के रॉक्स को काट काट के केव्स बना दी गई थी। ये भी मॉडर्न एज का आर्किटेक्चर का एक ट्रेट है, और अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है वो है इसका बारबार केव्स। और इसके बारे में आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली वीडियो जो है आर्ट एंड कल्चर की, वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है, आप इसके बारे में वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगेन की फेवरेट टॉपिक क्या है यूपीएससी का, कि कीवर्ड जरूर पूछती है। तो मॉडर्न एज के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, और ये यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न एज के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो मॉडर्न एम्पायर जो है वो खत्म कैसे हुआ, दैट वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंग इन 185 पीसी। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, ही वॉज द जनरल ऑफ द लास्ट मौर्य किंग कॉल्ड बृहद्रथ। तो जो मौर्य का लास्ट किंग था बृहद्रथ, उसी के ही जनरल था पुष्यमित्र शुंग, एंड ही किल्ड द बृहद्रथ, और उसके बाद ही फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। सो शुंगास रूल्ड इन पाटलिपुत्र इन सेंट्रल इंडिया, और शुंगास जो थे दे वर ब्राह्मण्स। सो दे परफॉर्म्ड वेरियस वैदिक सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू मार्क द रिवाइवल ऑफ द ब्रह्मैनिकल वे ऑफ लाइफ। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के बाद जो है कान्वा डायनेस्टी आई विच वर ऑल्सो ब्राह्मण्स। ऑलराइट, और कान्वा डायनेस्टी के बाद जो है सातवाहंस डायनेस्टी आई थी, उस जिन्हें आंध्रास भी बोला गया है कई जगह। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न एज, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी सोसाइटी थी, कैसी इकोनॉमिक्स थी, और कौन कौन से रूलर्स इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। So this question came in the prelims of 1995, and the question is the name by which Ashok is generally referred to his inscription is चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति एंड प्रियादसी या फिर पियादसी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अशोका नाम मेंशन्ड है वो सिर्फ 3-4 जगह ही मेंशन्ड है, और उसके अलावा ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो हैं उसमें पियादसी, देव नाम पियादसी नाम से इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। Now let's move forward to our next question.
So this question came in the prelims of 1997 and the question is which one of the following statements regarding Ashokan stone pillars is incorrect. तो Ashokan stone pillars की यहाँ पर कुछ characteristics given है and we have to tell कि इनमें से कौन सी characteristics जो है Ashokan stone pillar की नहीं है, यानी कौन सी incorrect characteristic यहाँ पर गिवन है. सो फर्स्ट इज दीज आर हाईली पॉलिश्ड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईली पॉलिश्ड होते थे, वेरी ग्लॉसी एंड शाइनिंग होते थे इसके पिलर्स. सो ए जो है दैट इज करेक्ट. उसके बाद सेकंड है दीज आर मोनोलिथिक. तो वो भी मैंने आपको बताया था कि अशोकन स्टोन पिलर्स फॉर मोनोलिथिक. सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद थर्ड है द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप. ये भी आप देख सकते हैं, आपने अशोकन पिलर्स में देखा ही होगा. उसके बाद फोर्थ है दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो अशोकन स्टोन पिलर्स थे वो किसी भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं थे. वो इंडिपेंडेंटली एक स्ट्रक्चर थे, इंडिपेंडेंटली पिलर्स थे, वो किसी बड़े स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं थे. तो इसलिए ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डी स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1997 and the question is which one of the following edicts mention the personal name of Ashoka. तो इनमें से कौन से पिलर में जो है अशोका का पर्सनल नेम मेंशन है. हमारे पास ऑप्शंस है कलसी, रुमनदेही, स्पेशल कलिंग एडिक्ट एंड मस्की. तो इसके बारे में जो है मैंने डिस्कस किया था, जो सोर्सेज जो फर्स्ट लेक्चर था आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री का, उसी में मैंने आपको बताया था कि जो अशोका का पर्सनल नेम मेंशन है वो मस्की वाले एडिक्ट में मेंशन है. बहुत ज़्यादा फेमस है ये, एनसीईआरटी बुक्स में सीधे सीधे मेंशन्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मस्की एडिक्ट. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1998 और इसमें जो है हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट इज असर्शन स्टेटमेंट, उसके बाद रीजन स्टेटमेंट गिवन है एंड वी हैव टू टेल. पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है, और अगर करेक्ट हैं तो रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में बताना है. सो फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू अशोकाज एडिक्ट्स सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन. तो जब मैंने अभी आपको रिलीजन डिस्कस किया था अशोका के टाइम में, वहीं पे मैं आपको बताया था कि जो किंग थे अशोका, वो बिलीव करते थे कि वी हैव टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, और हमें जो ध्यान देना है वो सोशल हार्मनी पे, वेलफेयर ऑफ मैन एंड एनिमल्स पर ध्यान देना है, और रिलीजन के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना. तो जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. उसके बाद रीजन स्टेटमेंट है ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अशोका की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज ऑफ धम्म, जिसमें कि वो इक्विटी और इक्वालिटी को स्प्रेड करते थे, और रिलीजन का उन्होंने प्रमोशन कभी भी नहीं किया. इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. सो इनमें से हमारा कौन सा आंसर है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ए इज द करेक्ट आंसर है. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1998 और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैप गिवन है और हमें बताना है कि ये मैप जो है इनमें से किस स्टेटमेंट से मैच करता है. सो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तब का मैप है ये. समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन. Third, Ashoka towards close of his reign, and fourth is Empire of Thaneshwar on the eve of Harsha's accession. तो मैंने आपको पहले भी और बताया है, and again I am stressing on that कि NCERT जो बहुत ज़्यादा important part है स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, because most of the question जो है वो NCERT से ही पूछे गए हैं. तो ये वाला मैप जो है वो डायरेक्टली यही मैप गिवन है क्लास 11th की जो ओल्ड NCERT है एंशिएंट हिस्ट्री की बाय RS शर्मा. तो उसमें ये वाला मैप गिवन है एंड दिस इज द मैप ऑफ अशोका टुवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रेन. तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है, आपने उस मैप को केयरफुली देखा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. सो अगेन आपको पता चली गया होगा कि एनसीईआरटीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए. Now let's move forward to our next question. So this question came in prelims of 1998 and the question is the Ashokan major rock edicts which tell us about the Sangam kingdom include rock edicts
फर्स्ट एंड 10th, फर्स्ट एंड 11th, सेकेंड एंड 13th, सेकेंड एंड 14th। तो संगम किंगडम के बारे में जो है इनमें से कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन है। तो मैंने आपको सारे रॉक एडिक्ट्स के, मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में एक जगह कंपाइल करके एक स्लाइड में देखा है, तो अगर आपने वो पढ़ लिया होगा तो आप इजीली वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो संगम किंगडम थी उसमें जो है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में मेंशन है, और साउथ इंडियन किंगडम्स जैसे चोलास, पांड्यास जो थे उनके बारे में कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स में मेंशन है, वो है सेकंड रॉक एडिक्ट में और 13 रॉक एडिक्ट में। ये प्रीवियस स्लाइड में जहां पर मैंने आपको सबके बारे में बताया था वहां पर ये चीज़ मेंशन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इजीली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड एंड 13th। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2000 and इस question में भी हमारे पास दो statements given है. First is assertion statement and second is reason statement, and we have to tell according to the codes given below. So assertion statement है अशोका annexed कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कलिंगा वॉर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोका जो है पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करता था, एंड कलिंग का जो स्टेट है उन्होंने वो कॉन्क्वेस्ट करके जीत लिया था, उन्होंने उसको मौर्यन एम्पायर में शामिल कर लिया था। सो हमारा असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दूसरा है रीजन स्टेटमेंट, दैट इज कलिंगा कंट्रोल लैंड एंड सी राउट्स टू द साउथ इंडिया। तो जो अब हम देखेंगे कि कलिंग जो है उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिटी था। तो क्यों था? बिकॉज कलिंगा कंट्रोल लैंड एंड सी राउट्स टू साउथ इंडिया। तो अगर किसी को साउथ इंडिया से जो है कनेक्शन बना के रखना है, लिंक बना के रखना है, तो उस पर्सन को लैंड और सी रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो कलिंगा की जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थी और इसीलिए सब उसको जीतना चाहते थे, और अशोका एनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर। सो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2003, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट। So first is the last Mauryan ruler Brihadrath was assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग जो था उन्होंने ही बृहद्रथ को किल करके जो है शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद सेकंड है द लास्ट शुंग किंग देवभूति was assassinated by his ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कानवा who usurped the throne। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो शुंग डायनेस्टी है वो कब खत्म हुई थी, उसके बाद सक्सीड किसने किया था? कानवा डायनेस्टी ने। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है द लास्ट रूलर ऑफ द कानवा डायनेस्टी was deposed by the आंध्रास। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सातवाहन डायनेस्टी है दैट सक्सीडेड द कानवा डायनेस्टी, और सातवाहन डायनेस्टी को ही बहुत सारी जगह आंध्रास बोला जाता है। सो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं इसमें आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये सारे स्टेटमेंट्स जो इस क्वेश्चन में पूछे हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी वाली बुक में मेंशन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज गाइज। यहाँ पर हमने सारे प्री मॉडर्न और मॉडर्न एज थी उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको भी आप डिस्कस किया है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। एंड थैंक यू सो मच। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम मॉडर्न एज के बारे में, यानी आफ्टर द मॉडर्न एज के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, कौन कौन से रूलर्स आए थे, और सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स भी आए थे मॉडर्न एज के बारे में। सो बाद में उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।